नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित ये हमारी 13वीं क्लास है। इसमें 50 एमसीक्यूज आपके लिए दिए गए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति के स्तर में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। ऑप्शन आपको दिए हैं। ए प्रत्यक्षीकरण, बी धारणा, प्रत्यास्मरण, पहचान। बी है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यास्मरण, धारणा और पहचान। और सी है प्रत्यक्षीकरण, धारणा, पहचान और प्रत्यास्मरण। डी है प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारणा और प्रत्यास्मरण। तो दोस्तों, इसमें 4 प्रक्रियाओं के क्रम आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्मृति के स्तर को सीखने के अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं के क्रम में आएगा। पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर पहचान, फिर धारणा और फिर प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अनुबंध का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें भाषा विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत इसमें सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। ऑप्शन ए हकलाना, बी तुतलाना, सी मुखर उच्चारण और डी अस्पष्ट उच्चारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हकलाना। हकलाना एक ऐसा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होती है। पहला, बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तकें, बी त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, तीसरा छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक और चौथा सॉफ्टवेयर की मूल पाठ से वाक्य में परिवर्तित करने वाले जो मूल पाठ है उसको वाक्य में परिवर्तित करने वाले सॉफ्टवेयर। तो इसमें ऑप्शन से आपको है, पहला है ए पहला तीसरा और चौथा, बी है पहला दूसरा और चौथा, सी है दूसरा तीसरा और चौथा तथा डी है पहला दूसरा और तीसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला दूसरा और चौथा, यानी बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तक के। और दूसरे पे आएगा त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, साथ ही ऐसे सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा एक महत्वपूर्ण खोज है। ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, बी संवेदी पेशी अवस्था की, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा एक महत्वपूर्ण खोज है संवेदी पेशी अवस्था की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के आकलन हेतु प्रयुक्त होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं होना, बी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का अनियमित प्रलेखीकरण, सी मानकीकृत परीक्षण और डी केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण ये अधिगम के आकलन के लिए एक उपयुक्त विधि होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होती। ए संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बी बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, सी बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना और डी बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें पूछा है कौन सी योजना प्रभावशील नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना ये बच्चों के अधिगम में सहयोग देने के लिए सहायक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए दृश्य, बी मौखिक, सी गति संवेदी और डी श्रवण। तो गतिविधियों के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली कहलाएगी गति संवेदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अन्य क्रिया का प्रतिफल होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ये किसने कहा है बताना है। ए बी एफ स्किनर ने,
बी अल्बर्ट बंडूरा ने, सी ब्रूनर ने और डी है जीन पियाजे ने। तो दोस्तों ये अवधारणा थी बी एफ स्किनर की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अन्य क्रिया का प्रतिफल होता है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह विकसित करता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या विकसित करता है बताना है। ए अनिच्छा, बी उदासीनता, सी आवश्यकता और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह अपनी आवश्यकताओं को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, उभरने वाला अंतिम नवजात रिफ्लेक्स क्या है। ऑप्शन ए बेम्बिस्की रिफ्लेक्स, बी ग्रास्प रिफ्लेक्स, सी रूटिंग रिफ्लेक्स और डी मोरो रिफ्लेक्स। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें उभरने वाला अंतिम नवजात रिफ्लेक्स जो होता है वो बेम्बिस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। ये नवजात शिशु में पाए जाने वाला एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। यह अधिकतर बच्चों के पैरों में होता है। बच्चों के पैर के तलवे को मजबूती से इसमें सहलाया जाता है तो उसका अंगूठा पैर की ऊपर की ओर मुड़ जाता है और बाकी की पैर की अंगुलियां बाहर की ओर फैल जाती हैं। यह सामान्यतः जन्म से ही मौजूद होता है और जैसे जैसे बच्चा चलना शुरू करता है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो याद रखेंगे यह जो रिफ्लेक्स दिया था वो जोसेफ बेम्बिस्की नामक एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था और 1896 में इस रिफ्लेक्स की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए स्वकेंद्रीयता, बी सृजनात्मकता, सी बाह्य अभिप्रेरणा और डी संज्ञानात्मक विलंबता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदु यदि अपने आप से यानी स्वयं ही परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक और अभिसारी समाधानों की खोज कर लेती है, तो यह गुण उसका सृजनात्मकता की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, बी मायोपिया, सी ग्लूकोमा और डी मोतियाबिंद। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव ग्लूकोमा कहलाता है। ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है। इसमें ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और इसे अन्य नाम काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोमा होने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है। आंख में तरल पदार्थों के असंतुलन के कारण आंखों पे दबाव बढ़ जाता है। इससे बीमारी बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई। ए 25 दिसंबर 2000, बी 25 दिसंबर 2001, सी 25 दिसंबर 2002 और डी 25 दिसंबर 2003। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी और इसके तहत मैदानी इलाकों में 500 से ज़्यादा और पहाड़ी इलाकों में 250 से ज़्यादा आबादी वाली बस्तियों में सभी मौसमों में अच्छी सड़कों से जोड़ना था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी वधु पक्ष को कितने रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। ऑप्शन ए 39,000, बी 49,000, सी 59,000 और डी 69,000। तो दोस्तों इसका मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 39,000 की राशि जो है वधु पक्ष को चेक के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा जो आयोजन करता होते हैं उन्हें भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए त्वचा का रंग, बी व्यक्तित्व, सी ऊंचाई और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आनुवांशिकता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आनुवांशिक लक्षणों में त्वचा का रंग, व्यक्तित्व और ऊंचाई शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। ऑप्शन ए अर्थहीन तकनीक, बी कभी कभार की इस्तेमाल की जानी चाहिए, सी अधिगम की गति को बाधित करेगी और डी अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी कानपुर, सी कोलकाता और डी नई दिल्ली। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता विकलांग संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। इसमें राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई संस्थान है और 1943 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए शिक्षा, पुनर्वास, कौशल विकास, अनुसंधान जैसे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वे लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी ऑप्शन ए औसत बुद्धि होती है, बी अल्प बुद्धि होती है, सी श्रेष्ठ बुद्धि होती है और डी सामान्य से उच्च बुद्धि होती है। तो आपको IQ 90 से लेकर 109 रेंज के मध्य के लोग कैसे होते हैं उसके बारे में बताना है, उनकी बुद्धि कैसी होगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लोग औसत बुद्धि के होते हैं। अगर हम बात करें तो 80 से 89 के बीच में अल्प औसत आता है, 90 से 109 के बीच में जो बुद्धि होगी वो औसत होगी। इसके अतिरिक्त 110 से 119 तक उच्च औसत होती है और 120 से 129 तक IQ वाले श्रेष्ठ बुद्धि के लोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? ए आरक्षण करना, बी भाषण की कुशलता विकसित करना, सी बाहर जाना और डी अधिक खोजबीन करना। तो दोस्तों घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे भाषण की कुशलता को विकसित कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। ए वेतन और अभ्यास पर आधारित, बी अन्वेषण प्रेरित खोजी उन्मुखी, सी पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित और डी परीक्षा के लिए सीखने के लिए उन्मुख। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1986 में जारी शिक्षा नीति के बाद में भारत की शिक्षा नीति में ये बड़ा बदलाव आया था और नई शिक्षा नीति 2020 भारत की ऐसी शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। तो इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अन्वेषणात्मक होनी चाहिए और खोजी तथा उन्मुखी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? तो बच्चों की ऐसी दशा के बारे में आपको बात करनी है। ए वाचन वैफल्य, बी स्वलीनता, सी अधिगम असहायता और डी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा जब पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या उसकी जगह दूसरा शब्द रख देता है या फिर शब्दों को उल्टा कर देता है तो ये जो है ऐसी दशा बच्चों की वाचन वैफल्य दशा कहलाएगी। अगला प्रश्न है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? ए परिपक्वता, बी विकास, सी समृद्धि और डी क्रम विकास। तो दोस्तों शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को समृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से देखा जाता है? ऑप्शन ए ऑडिटोरियम, बी घर, सी खेल का मैदान और डी स्कूल और कक्षा का वातावरण। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वह स्थान स्कूल और कक्षा का वातावरण है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? ए पड़ोस, समुदाय और समाज, बी पारिवारिक माहौल और संबंध, सी स्वास्थ्य और शारीरिक विकास और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ये समस्त कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी पड़ोस, समुदाय तथा समाज, परिवार का माहौल और संबंध, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, ये सभी बच्चों के भावनात्मक विकास में सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के तुरंत बाद एक बच्चा अपनी मां का अनुसरण करता है, यह किस तरह का व्यवहार है? ऑप्शन ए सीखा हुआ व्यवहार, बी सहज वृत्ति व्यवहार, सी परिपक्वता और डी तर्कपूर्ण व्यवहार।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म के तुरंत बाद एक बच्चा अपनी माँ का अनुसरण करता है तो यह उसका सहज वृत्ति व्यवहार होता है। सहज वृत्ति को मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है या इंस्टिंक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह वह व्यवहार होता है जो किसी जीव में जन्मजात होता है और इसको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का विकास की ओर होता है। तो व्यवहार का विकास किस ओर होता है बताना है। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी अनिश्चित क्रम की ओर और डी अप्रत्याशित होता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए कल्पना, बी रंग, सी वृद्धि और डी आरक्षण। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे कल्पना विकसित करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष, बी 11 से 15 वर्ष, सी 6 से 11 वर्ष और डी 0 से 2 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 से 15 वर्ष के दौरान जीन पियाजे के अनुसार बालक अपनी परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम में जब माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं वे क्या सीखते हैं। ए पढ़ना, बी विचार करना, सी लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू अधिगम में जब माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं वे पढ़ना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंभीर मानसिक मंद बच्चे का आईक्यू श्रेणी क्या है। ऑप्शन ए 80 से 90, बी 50 से 70, सी 40 से 45 और डी 20 से 35। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 से 35। गंभीर मानसिक मंद बच्चों की आईक्यू श्रेणी होती है 20 से 35। वहीं औसत की बात करें तो 90 से 109 तक आता है और यदि श्रेष्ठ की बात करें तो 120 से लेकर 129 तक की जो आईक्यू होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि वाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का उपयुक्त स्तर निर्धारित करती है। पहला सृजनात्मक, दूसरा स्वलीन, तीसरा अधिगम विकार और चौथा मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। आपको ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा, सी दूसरा तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिगम का उपयुक्त स्तर निर्धारित करने वाले तत्वों में ये सभी आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सृजनात्मकता, स्वलीन और अधिगम विकार और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर पहला फोकस होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि पहला फोकस किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा का निम्न उद्देश्य, बी शिक्षा का उच्च उद्देश्य, सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा और डी प्रकृति के बिना शिक्षा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार शिक्षा का उच्च उद्देश्य होना चाहिए और इसमें ही पहला फोकस करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए गार्डनर, बी पियाजे, सी गोलमैन और डी है जॉन मेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में मनोविज्ञान में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत बताता है कि मानव बुद्धि एक सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की विशिष्ट क्षमताओं का समावेश होता है। इसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ है। ए सामाजिक मानदंड का अनुसरण करना, बी स्वयं के सामाजिक मानदंड, सी समाज में बड़ों का सम्मान, डी सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ होता है सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का सीखना
निम्न से शुरू होता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए विद्यालय से, बी समाज से, सी परिवार से और डी पड़ोस से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बच्चे का सीखना उसके परिवार से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक जीन के कई प्रकार हो सकते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए जेनेटिक तत्व, बी गुणसूत्र, सी अणु और डी तत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित होते हैं और एक जीन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें जेनेटिक तत्व के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक तत्वों में क्रोमोसोम, डीएनए इत्यादि शामिल होते हैं और ये सब जेनेटिक अध्ययन के लिए यानी आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए इनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? ए समस्या को हल करने का कौशल, बी दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, सी रटने की पद्धति को बढ़ावा देना, डी सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक कौशल समस्या को हल करने का एक कौशल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? ए अहमवादी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन और डी सांवेगिक चिंतन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अपसारी चिंतन होता है वो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में भागीदारी करते हैं तो वो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विकसित करते हैं? ए पर्यावरण संरक्षण, बी विकास, सी निष्पादन और डी रंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में भागीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को विकसित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से है? ए बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना, बी माता पिता तक पहुंचना, सी वयस्कों को जानकारी प्रदान करना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू अधिगम मुख्य रूप से बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रतिपूरक योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं है? ए बारंबार सारांश, बी निर्देशित पठन कौशल, सी स्वयं अधिगम की क्षमता और डी नोट बनाना। तो दोस्तों जो प्रतिपूरक योग्यता होती है ऐसी योग्यता होती है जो किसी तरह से दिव्यांग या असक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए लाई जाती है। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारंबार सारांश जो है इसका प्रशिक्षण इसमें शामिल नहीं होता है, बल्कि निर्देशित पठन कौशल, स्वयं अधिगम की क्षमता का विकास उनमें करना तथा उनसे नोट बनवाना, ये सब प्रतिपूरक योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? ए अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, सी ओपन एंडेड और डी समस्या हल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है विश्लेषणात्मक तरीके का एक प्रश्न है कि ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सी सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है और डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन गलत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ये तीनों कथन सही होंगे। अगर हम विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया कह रहे हैं तो ये कथन गलत होता है, बल्कि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की प्रक्रिया में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पावलोव के सिद्धांत के तहत लार थी? ऑप्शन ए गैरनुकूलित उद्दीपन, बी गैरनुकूलित अनुक्रिया, सी प्रानुकूली उद्दीपन और डी प्रानुकूली अनुक्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैरनुकूलित अनुक्रिया पावलोव के सिद्धांत के अनुसार लार होती है। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने जिनका पूरा नाम था इवान पावलोव, इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत पेश किया था जिससे सीखने और व्यवहार के बारे में
हमारी जो समझ है वो ज़्यादा विकसित कर दी। इन्होंने कुत्तों के ऊपर अपना अनुसंधान किया था और देखा था कुत्तों के मुंह से लार टपकना एक वातानुकूलित और बताया था कि कुत्तों के मुंह से लार टपकना एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया थी। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कुत्तों को घंटी की आवाज़ सुनाई जाती है तो वो अपनी लार टपकाने लगते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार लार एक गैरनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं? ऑप्शन ए है सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ, बी सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, सी सकारात्मक, शून्य और तटस्थ, और डी है नकारात्मक, 1 और शून्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य हो सकते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण प्रशिक्षण के दौरान तब होता है जब प्रशिक्षण से प्रदर्शन में सुधार होता है या ज़्यादातर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मकसद को पूरा करता है। नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब प्रशिक्षण से प्रदर्शन में कमी आती है, किसी प्रकार का सुधार दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि और कम हो रहा है। और शून्य स्थानांतरण तब होता है जब प्रशिक्षण से प्रदर्शन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो प्रशिक्षण के 3 स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होंगे। अगला प्रश्न है, नोआम चॉम्स्की का दावा है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है, यानी एलएडी है। एलएडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए भाषा कृत्रिम उपकरण, बी भाषा अनुप्रयोग उपकरण, सी भाषा अधिग्रहण उपकरण और डी इनमें से कोई नहीं। क्षमा चाहेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा अधिग्रहण उपकरण। नोआम चॉम्स्की ने दावा किया कि हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण होता है जिसे एलएडी कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैलेंटाइन के अनुसार शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी दृष्टि से गंभीर रूप से असामान्य होता है। ऑप्शन ए असाधारण बच्चे होते हैं, बी पिछड़े हुए बच्चे, सी असामान्य बच्चे और डी समस्या से ग्रस्त बच्चे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समस्या से ग्रस्त बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी दृष्टि से गंभीर रूप से असामान्य होता है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना क्या होता है? ए जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बी एक अवास्तविक लक्ष्य है, सी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा और डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए, किसमें सम्मिलित करना चाहिए बताना है आपको। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखी जाती है ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अधिगम को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, विकास को परिभाषित किया जाता है ए जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि के रूप में, बी जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञान वर्धन और दैहिक कुशलता के रूप में, सी आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में और डी एक प्रक्रिया के रूप में जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास को परिभाषित किया जाता है आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में। दोस्तों ये आज हमारा अंतिम एमसीक्यू था और निश्चित तौर पर आप हमारे इन सीरीज़ का लाभ ले रहे होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।